स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे नीतीश के बाद कौन होगा बिहार का सीएम। 4 बड़े नाम चर्चा में। जी हाँ, बिहार की राजनीति में इन दिनों ये सवाल तेज हो गया है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनीतिक चर्चाओं में एनडीए के 4 बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सामाजिक और फिर जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए नए चेहरे पर फैसला हो सकता है। इसी वजह से अलग अलग नेताओं के नाम दावेदार के तौर पर चर्चा में आ रहे हैं। उन 4 नामों में सबसे नंबर 1 पर है सम्राट चौधरी, दूसरे नंबर पर है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, तीसरे नंबर पर है नित्यानंद राय और चौथे नंबर पर अंतिम में है संजीव चौरसिया। जहाँ इन चारों नामों की चर्चा चल रही है मुख्यमंत्री रेस में, जहाँ मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर के। अब इन चारों में से कौन मुख्यमंत्री बनते हैं ये तो फिर आने वाले समय ही बता पाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मामला गरमाया हुआ है और सभी की नज़र इस पर टिकी हुई है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है बीजेपी से। हालांकि बनेंगे तो बीजेपी ही से ही, लेकिन कौन होंगे इन चारों में से कोई हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि कोई सरप्राइज दे, यानी कि इन चारों में से कोई ना हो और कोई दूसरा हो जाए। जहाँ ये भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी जब भी अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करती है किसी भी राज्य में तो वो सरप्राइज देती है और लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता है कि इनको सीएम बनाने वाले हैं। जब बहुत सारे ऐसे स्टेट में सामने आया है, बिहार में भी ये हो सकता है कि बीजेपी सरप्राइज दे और किसी अन्य को मुख्यमंत्री बना दे। हालांकि ये वक्त ही बता पाएगा। 3 पार्टियों के अध्यक्ष का एक साथ नामांकन बना नया रिकॉर्ड। जी हाँ, बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प रिकॉर्ड उस वक्त बना जब 3 अलग अलग राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने एक साथ नामांकन दाखिल किया है। इसमें जेडीयू के नीतीश कुमार, लोजपा रामविलास के नितिन नवीन और फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल रहे। जहाँ इन तीनों ने लोकसभा के लिए नामांकन किया है। एक साथ 3 बड़े नेताओं के नामांकन को राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस घटना ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के घटनाक्रम बिहार की सियासत में कम ही देखने को मिलती है। जी हाँ, और फिर ये आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण को भी प्रभावित कर सकता है। तेजस्वी का नीतीश पर तंज, बोले घोड़ी पर चढ़ाया, फेरे किसी और से करा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को घोड़ी पर चढ़ाया गया लेकिन फेरे किसी और के साथ दिलाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि अब जेडीयू अपनी पहचान खोती जा रही है और पार्टी की स्थिति कमजोर होती जा रही है। उनका कहना है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में जेडीयू ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार की जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब चुनाव में मिलेगा। जी हाँ, उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। नीतीश के राज्यसभा नामांकन पर बड़ा बवाल, जेडीयू कार्यकर्ताओं का हंगामा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन की खबर सामने आते ही बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया है। कई जगहों पर जेडीयू कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और फिर पार्टी दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई। जब बताया जा रहा है कि नाराज कार्यकर्ताओं ने एक एमएलसी को भी घेर लिया और जोरदार विरोध जताया। जब उनका कहना था कि नीतीश कुमार को बिहार की कमान छोड़कर के राज्यसभा नहीं जाना चाहिए। जब इस घटना के बाद पुलिस और फिर प्रशासन को स्थिति संभालनी पड़ी। जब फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और फिर पार्टी के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर के हलचल तेज हो गई है। पप्पू यादव की अपील, बिहार को बीजेपी का चारागाह न बनने दें। जी हाँ, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा से अपील की है कि वे मिलकर के बिहार को बीजेपी का चारागाह बनने से बचाएं। जहाँ पप्पू यादव ने कहा कि अगर विपक्षी नेता एकजुट नहीं हुए तो फिर बिहार की राजनीति पूरी तरह से एक ही पार्टी के कब्जे में चली जाएगी। उन्होंने सभी नेताओं से राज्य के हित में साथ आने की अपील की है। उनका कहना है कि बिहार की जनता मजबूत विपक्ष चाहती है और इसके लिए सभी नेताओं को आपसी मतभेद भुला करके एक मंच पर आना चाहिए। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच
बिहार के एक युवक की जान जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर मिसाइल हमला हुआ था, जिसमें यह हादसा हुआ है। जब मृतक युवक बिहार का रहने वाला था, जहाज पर काम कर रहा था। मिसाइल हमले के बाद जहाज को भारी नुकसान हुआ और इसी दौरान उनकी जान चली गई। तेजस्वी यादव का आरोप, जेडीयू हाईजैक, सब पहले से था तय। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जेडीयू को हाईजैक कर लिया गया है और जो भी कुछ हो रहा है वह पहले से ही तय था। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार की राजनीति में जो बदलाव दिख रहा है उसके पीछे पूरी रणनीति पहले से बनाई गई थी। उन्होंने कहा है कि जनता को अब सच समझ में आ रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आने वाले समय में बिहार की जनता इस राजनीति का जवाब देगी और फिर राज्य का दिशा बदलने का फैसला करेगी। नीतीश युग खत्म होने की चर्चा पर केसी त्यागी का बड़ा बयान। दरअसल बिहार में सियासी बदलाव की चर्चाओं के बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक दौर अभी खत्म नहीं हुआ है और वह अभी भी बिहार की राजनीति के मजबूत नेता हैं। केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने कई बदलाव देखे हैं और उनका अनुभव आज भी राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण है। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका और नेतृत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सीट पर एआईएमआईएम की ओबीसी की शर्त तेजस्वी के लिए नई चुनौती। जहां बिहार की राजनीति में राज्यसभा सीट को लेकर के नया मोड़ आ गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। जहां इससे आरजेडी के लिए राज्यसभा की राह आसान नहीं दिख रही है। जब बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि सीट बंटवारे और समर्थन को लेकर के पहले स्पष्ट समझौता हो, तभी उनकी पार्टी किसी उम्मीदवार को समर्थन देने पर विचार करेगी। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि तेजस्वी यादव इस चुनौती से कैसे निपटेंगे। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कह दिया है कि हम तभी आपको समर्थन देंगे, तभी हमारे विधायक आपको वोट करेंगे जब आप हमसे गठबंधन करने के लिए समझौता करेंगे। अगर हमें आश्वस्त कर दिया जाता है उधर से आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, कि एआईएमआईएम को भी गठबंधन में शामिल करेंगे, एआईएमआईएम भी गठबंधन में शामिल होंगे, तभी हम वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करेंगे? और ये भी बताइए कि क्या एआईएमआईएम के विधायक आरजेडी को वोट करेंगे राज्यसभा में? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राज्यसभा जाने पर नीतीश की सैलरी बढ़ेगी या घटेगी, जाने पूरा गणित। दरअसल अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो फिर उनकी भूमिका, सुविधाएं और फिर प्रोटोकॉल में बड़ा बदलाव होगा। जैसे सैलरी के मामले में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को लगभग 2,01,000 से 2,60,000 रुपये तक प्रतिमाह वेतन और भत्ते मिलते हैं। इसके साथ सरकारी आवास, जेड प्लस सुरक्षा, सरकारी गाड़ियों का काफिला, बड़ा स्टाफ और राज्य प्रशासन की पूरी ताकत उनके पास होती है। या अगर वे राज्यसभा सांसद बनते हैं तो उनकी बेसिक सैलरी करीब 1,24,000 रुपये होगी। इसके अलावा 87,000 रुपये निर्वाचित क्षेत्र भत्ता, 75,000 रुपये ऑफिस खर्च भत्ता और फिर अन्य सुविधाएं मिलती है। ये सब मिलाकर के कुल मासिक पैकेज लगभग 2,80,000 रुपये के आसपास हो जाता है। लेकिन असली फर्क पावर और प्रोटोकॉल में होगा। जब मुख्यमंत्री के पास राज्य की पूरी प्रशासनिक ताकत होती है, जबकि राज्यसभा सांसद के तौर पर उनकी भूमिका मुख्य रूप से संसद में कानून बनाने और फिर बहस में भाग लेने तक ही सीमित होगी। जी हाँ, सुविधाओं में भी काफी बदलाव होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ा सरकारी बंगला मिलता है, जेड प्लस सुरक्षा, हेलीकॉप्टर और बड़ा स्टाफ दिया जाता है। वहीं पर राज्यसभा सांसद में दिल्ली में सरकारी बंगला मिलता है, मुख्यमंत्री के जैसा नहीं, छोटा, सीमित स्टाफ, उसके बाद संसद से जुड़ी सुविधाएं। बस सीधे शब्दों में कहें तो सैलरी लगभग बराबर या फिर थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ताकत और प्रशासनिक अधिकार मुख्यमंत्री के मुकाबले काफी कम हो जाएंगे। बिहार के गन्ना किसानों को राहत, 19 मार्च तक 60% तक अनुदान पर मिलेंगे कृषि यंत्र। जब बिहार के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 से 60% तक अनुदान देने की योजना की तारीख बढ़ा दी है। अब किसान 19 मार्च तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत गन्ना खेती से जुड़े आधुनिक यंत्र किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि खेती को आसान और फिर कम लागत वाला बनाया जा सके। सरकार का कहना है कि इससे गन्ना उत्पादन
बढ़ेगा और किसानों की आय में भी इजाफा होगा। जहाँ किसान ऑनलाइन आवेदन करके या संबंधित विभाग से संपर्क करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जहाँ सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे तय समय के भीतर आवेदन करके अनुदान का फायदा जरूर उठाएं। ग्रामीण सड़कों और पुलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए इंजीनियरों को दी जा रही है ट्रेनिंग। जी हां, बिहार में ग्रामीण सड़कों और फिर पुलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू कर दी है। इसके तहत अभियंताओं यानी कि इंजीनियरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि निर्माण कार्य बेहतर और टिकाऊ हो सके। इस ट्रेनिंग में इंजीनियरों को आधुनिक तकनीक, बेहतर सामग्री के इस्तेमाल और निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि गांव में बनने वाली सड़कें और फिर पुल लंबे समय तक मजबूत रहें और लोगों को बेहतर सुविधा मिले। जी हाँ, अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार आएगा और विकास कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। यह सरकार का मानना है कि मजबूत सड़क और पुल ही गाँव के विकास की असली नींव है। बिहार में गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब बिहार के हर जिले में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की जाएगी। इसका मकसद हादसे या फिर गंभीर बीमारी के बाद के सबसे अहम समय यानी कि गोल्डन आवर में मरीज को तुरंत बेहतर इलाज देना है। इन एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, कार्डियक मॉनिटर और फिर अन्य आधुनिक मेडिकल उपकरण लगाए जाएंगे। जिसके साथ ही प्रशिक्षण पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज को जरूरी इलाज दे सकेगा। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि अगर गोल्डन आवर में सही इलाज मिल जाए तो फिर गंभीर मरीजों की जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वहीं पर सरकार का कहना है कि इस पहल से पूरे बिहार में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी और फिर सड़क हादसों समेत गंभीर मामलों में मौतों को कम करने में मदद मिलेगी। यूपीआई पेमेंट में बड़ा बदलाव, नए तरीका हुआ लागू। जी हाँ, यूपीआई पेमेंट को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अब कोई भी मामलों में सिर्फ यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर डाल करके भुगतान करने की प्रक्रिया को सीमित कर दिया जा रहा है। इससे डिजिटल पेमेंट को और अधिक सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ अब क्यूआर कोड स्कैन या फिर ऐप के जरिए सत्यापित तरीके से पेमेंट करने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसका मकसद फर्जी यूपीआई आईडी और फिर बढ़ते साइबर फ्रॉड पर रोक लगाना है। यह डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़े हैं। इसलिए विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि पेमेंट करते समय सामने वाले का नाम, यूपीआई आईडी और फिर डिटेल जरूर जांच लें ताकि किसी भी तरीके की धोखाधड़ी से बचा जा सके। क्या बिना चुनाव लड़े डिप्टी सीएम बन सकते हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार? राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या निशांत कुमार बिना चुनाव लड़े भी बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं, यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर के कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही है। संविधान के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव जीते मंत्री या डिप्टी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जहाँ लेकिन उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होता है। इसी नियम के आधार पर माना जा रहा है कि अगर भविष्य में निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो उन्हें पहले मंत्री या फिर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और बाद में उन्हें किसी सदन का सदस्य बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में आने को लेकर के कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर वे राजनीति में कदम रखते हैं तो फिर 2030 तक उनका राजनीतिक कैरियर मजबूत रूप से स्थापित हो सकता है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर भावुक हुई पुष्पम प्रिया चौधरी, बोली बचपन से देखा अब नहीं देखेंगे, बड़ी तकलीफ होती है। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में उस वक्त अलग नज़ारा देखने को मिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर पर द प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी भावुक हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि बचपन से उन्होंने नीतीश कुमार को राजनीतिक करते हुए देखा है और बिहार की राजनीति में उनका एक अलग स्थान रहा है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि भले ही वे राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार की विरोधी रही है, लेकिन व्यक्तिगत और फिर पारिवारिक स्तर पर उनका सम्मान हमेशा बना रहेगा। जब उन्होंने ये भी बताया है कि उनके परिवार और फिर नीतीश कुमार के बीच पुराने रिश्ते रहे हैं, इसलिए यह भावनात्मक पल था। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि राजनीति में उनके विचार अलग हैं और फिर वे आज भी नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना करते रहती है, लेकिन निजी रिश्तों और फिर राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने भावुक होकर के ये प्रतिक्रिया दी है।
बिहार के हर जिले में दौड़ेंगे चलते फिरते आईसीयू, शुरू होगी एएलएस एम्बुलेंस सेवा। जय बिहार में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब बिहार के हर जिले में एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी कि एएलएस एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी, जो चलते फिरते आईसीयू की तरह काम करेगी। इससे गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचने के दौरान ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। जी हाँ, इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, मॉनिटर सिस्टम और फिर जरूरी मेडिकल उपकरण मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रशिक्षण मेडिकल स्टाफ भी रहेगा, जो कि रास्ते में ही मरीज की हालात को संभालने में मदद करेगा। जब सरकार का कहना है कि इस सुविधा से खास करके सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक और फिर गंभीर बीमारियों के मरीज की जान बचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। गोल्डन आवर के दौरान तुरंत इलाज मिलने से मृत्यु दर कम करने में लक्ष्य रखा गया है। कब आएगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट, जाने 5 साल का ट्रेंड रिकॉर्ड क्या है। दरअसल बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे का इंतजार लाखों छात्रों को है। जब पिछले कुछ सालों से ट्रेंड को देखें तो फिर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आमतौर पर मार्च के तीसरे या फिर चौथे सप्ताह में इंटर का रिजल्ट जारी करता है। इस बार भी माना जा रहा है कि रिजल्ट मार्च के 20 से लेकर के 16 से 25 मार्च के बीच कभी भी घोषित हो सकता है। अगर पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो फिर 2025 में रिजल्ट 25 मार्च 2024 में, 23 मार्च 2023 में, 21 मार्च 2022 में, 16 मार्च और 2021 में 26 मार्च को जारी हुआ था। यानी कि लगभग हर साल मार्च के तीसरे हफ्ते में के आसपास ही बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट घोषित किया जाता है। यही वजह है कि इस साल भी छात्रों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल कोड और फिर रोल नंबर की मदद से बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आसानी से अपना परिणाम देख सकते हैं। बिहार राशन कार्ड डेटा में बड़ा खेल, 100 साल के हजारों लाभुक पर सवाल। जी हाँ, बिहार में राशन कार्ड के डेटा को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में करीब 8000 ऐसे लाभुक दर्ज हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा बताई गई है, जब वहीं पर 90 साल के ऊपर वाले उम्र लाभुकों की संख्या 15000 से भी ज़्यादा बताई जा रही है। जब इन आंकड़ों के सामने आने के बाद प्रशासन और फिर विभाग के सामने ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सभी लाभुक वास्तव में जीवित हैं या फिर डेटा में बड़ी गड़बड़ी है। आशंका जताई जा रही है कि कई मामलों में मृत लोगों के नाम पर भी राशन उठाया जा सकता है। जब सरकार अब पूरे डेटा की जांच कराने की तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में गड़बड़ी सामने आती है तो फिर फर्जी लाभुकों के नाम हटाए जाएंगे और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। नीतीश के राज्यसभा जाने की चर्चा पर भावुक हुए जेडीयू नेता, बोले जान दे देंगे मगर जाने नहीं देंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच जेडीयू के एक नेता का बड़ा बयान सामने आया है और चर्चा में इसका बयान। एक कार्यक्रम के दौरान नेता भावुक हो गए और कहा कि हम नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर के जाने नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो फिर जान दे देंगे लेकिन उन्हें जाने नहीं देंगे। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नेता कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार की पहचान है और उनके नेतृत्व में ही राज्य ने विकास की राह पकड़ी है, इसलिए उनका बिहार में रहना जरूरी है। बिहार में जेडीयू कोटे से बन सकते हैं 2 डिप्टी सीएम, कई बड़े नाम चर्चा में। जी हाँ, बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। चर्चा है कि जेडीयू कोटे से बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इसे लेकर कि कई बड़े नेताओं के नाम भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी संगठन और फिर सरकार के संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और बिहार की राजनीति में नया समीकरण देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चाएं जारी है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। नीतीश गए राज्यसभा तो कौन होगा सीएम, पप्पू यादव ने रखी बड़ी मांग। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में नया मुख्यमंत्री चुनने से पहले जनता की भावना का भी सम्मान होना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार की राजनीति में पारदर्शिता जरूरी है। मुख्यमंत्री का फैसला जनता के हित को ध्यान में रखकर के होना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर खुली चर्चा की मांग की है। जेपी आंदोलन से निकला वो नेता जिसके इर्द गिर्द घूमती रही बिहार की राजनीति। जहां बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सफर काफी लंबा और अहम रहा है। जी हाँ, उनका राजनीतिक जीवन जेपी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जहां से कई बड़े नेता निकले और देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। नीतीश कुमार ने कई दशकों तक
बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाई है। अलग अलग राजनीतिक दौर में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कई बार राज्य की कमान संभाली है और विकास, कानून व्यवस्था और फिर सामाजिक योजनाओं को लेकर के अपनी पहचान बनाई है। आज भी बिहार की राजनीति में उनका नाम एक बड़े और फिर अनुभवी नेता के तौर पर लिया जाता है, जिसके फैसले का असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ता है। अधूरा सपना पूरा करने की तैयारी में नीतीश कुमार। दरअसल बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा अब साफ हो गई है कि वह अब राज्यसभा जा रहे हैं, नामांकन भी दाखिल कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि वह राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। यह करीब 75 साल की उम्र में भी नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय हैं और फिर अब वे नई जिम्मेदारी लेने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। इसी वजह से उनके राज्यसभा जाने के फैसले पर पूरे बिहार में बवाल मच गया है। गिरिराज सिंह बोले, जो भी बनेगा सीएम नीतीश की मर्जी से होगा। जी हां, बिहार में के अगले मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा वह नीतीश कुमार की मर्जी से ही बनेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए में फैसले आपसी सहमति से लिए जाते हैं और नीतीश कुमार गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं। जब उनके बयान के बाद बिहार की राजनीति में ये संकेत मिला है कि मुख्यमंत्री के चयन में नीतीश कुमार की भूमिका अहम रहने वाली है। नीतीश कुमार के बिहार की गद्दी छोड़ने पर भावुक हुए जेडीयू नेता, कह डाली बड़ी बात। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी छोड़ने की चर्चा के बीच जेडीयू नेता महेश्वर हजारी भावुक हो गए। एक कार्यक्रम के दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का बिहार में रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने कई बड़े बदलाव देखे हैं और उनकी कमी को उभरना आसान नहीं होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता भी मौजूद थे और कई लोग भावुक नजर आए। क्या निशांत कुमार संभालेंगे नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत? चर्चाओं के बीच बड़ी खबर। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चा का विषय नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भविष्य में को लेकर के है। जहाँ नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत कौन संभालेंगे, ये चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नई पीढ़ी के नेताओं के बीच निशांत का भी नाम सामने आ सकता है। हालांकि अभी तक निशांत ने सक्रिय राजनीति में आने को लेकर के कोई भी संकेत नहीं दिया है। वे अब तक सार्वजनिक जीवन से दूर ही रहे, लेकिन बिहार की बदलती राजनीति में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या भविष्य में निशांत कुमार भी राजनीति में कदम रखेंगे। नीतीश कुमार के सीएम पद की कुर्सी छोड़ने पर जेडीयू कार्यकर्ता हुए भावुक, सीएम आवास के सामने बैठे धरने पर। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की खबर के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में भावुक माहौल देखने को मिला है। जहां कई कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर जमा हो गए और उनसे बिहार न छोड़ने की बात अपील करने लगे। जहां कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया है कि हम जान दे देंगे लेकिन नीतीश कुमार को बिहार से जाने नहीं देंगे। इस दौरान कई कार्यकर्ता रोते भी नजर आए। इस घटना के बाद साफ है कि जेडीयू के भीतर भी इस फैसले को लेकर के भावनात्मक माहौल बना हुआ है और कार्यकर्ता अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में ही देखना चाहते हैं। बिहार पुलिस में बिना दौड़ कूद के कांस्टेबल बनने का मौका। जी हां, दरअसल बात यह है कि बिहार में पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल के कुछ पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें शारीरिक दौड़ और फिर कूद की प्रक्रिया नहीं रखी गई है। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन करने की अंतिम तिथि काफ़ी नज़दीक है और आज तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। जी हाँ, इसलिए जो भी उम्मीदवार इन भर्ती में शामिल होना चाहते हैं उन्हें जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है ताकि मौका हाथ से ना निकल जाए। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के पोस्ट से बिहार की सियासत गर्म। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में इस समय हलचल मच गई है जब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने अपने पोस्ट में इशारों में लिखा है कि बिहार में सब कुछ बड़ा खेल हो रहा है और जल्द हालात बदल सकते हैं। रोहिणी आचार्य की इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है, जहाँ कई लोग इसे बिहार में संभावित सियासी बदलाव से जोड़ करके देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में किसी नेता या फिर पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके बयान ने बिहार की राजनीति का पारा जरूर बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार का युग अब से समाप्त हो रहा है। नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अब बिहार में बीजेपी का राज होगा। जैसे ही ये खबर सामने आई, नीतीश कुमार के चाहने वाले चारों तरफ रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इस खबर को सुनकर के जेडीयू कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जत्था सीएम आवास यानी कि कने मार्ग पटना के बाहर इकट्ठा हो गए। इनके भीतर भारी आक्रोश भरा था। ये एकदम नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़ करके राज्यसभा जाएं। इस बीच एक कार्यकर्ता फफक करके रो पड़े।
सीएम आवास एक नए मार्ग के बाहर बुधवार की रात से लगा जमावड़ा अब गुरुवार की सुबह तक काफी बढ़ चुका था। हाल ये था कि नाराज जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों और फिर विधायकों तक को भगाना शुरू कर दिया है। जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच हिलसा के जेडीयू विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया वहां पहुंचे। उनका इतना भारी विरोध किया गया कि वे उल्टे पांव सीएम आवास से लौट गए। इस बीच मंत्री जमा खान भी वहां पहुंचे और उन्हें भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी देख करके लौटना पड़ा। इसी बीच जेडीयू नेता राजीव पटेल से जब मीडिया ने बात की तो फवक फवक करके रो पड़े। राजीव पटेल ने कहा कि ये जनादेश का अपमान है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना है। महिलाओं से लेकर के पुरुषों तक ने नीतीश कुमार को वोट दिया था। जहां हम लोगों ने 2025 से 30 के लिए लोगों से वोट मांगा था। ये धोखेबाजी है। ये किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा है। वोट मांगने नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ता गए थे। नीतीश कुमार ही नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बिहार में नीतीश राज खत्म। अब बिहार में बीजेपी राज शुरू। नीतीश कुमार अब सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जय नीतीश कुमार ने यह खुद कबूल की है। हालांकि कल से ये मामला चल रहा था लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि नीतीश कुमार अब जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार खुद फेसबुक पर पोस्ट करके ये ऐलान कर दिया है कि वे अब सीएम नहीं रहने वाले हैं। अब वो अपना ये गद्दी छोड़ करके जा रहे हैं जो दशकों तक वे इस गद्दी पर बने रहे। अब सवाल है कि बीजेपी के पास ये गद्दी किसके पास जाएगी? बीजेपी में कौन ऐसे नेता होंगे जो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे? हालांकि सीमांचल से ताल्लुक रखने वाले लोग, किशनगंज से ताल्लुक रखने वाले लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी से सीएम बन ही रहा है तो फिर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को ही क्यों ना बना दे, क्योंकि वह काबिल है और हर चीज़ से वो संपन्न है। किसी चीज़ की उसके पास कमी नहीं है। वो बढ़िया से चलाएंगे। मंत्री भी है, मंत्रालय भी बखूबी के साथ चला रहे हैं, तो उन्हीं को ही सीएम बनाना चाहिए। आपका क्या कहना है कि बीजेपी से सीएम किसको होना चाहिए? वहीं पर नीतीश कुमार ने फेसबुक पर पोस्ट करके सीएम की कुर्सी छोड़ने के बारे में बात कही है। उन्होंने फेसबुक में पोस्ट करके लिखा कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और फिर सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर के एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्वोत्तर कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। जी हाँ, ये नीतीश कुमार ने फेसबुक में पोस्ट करके लोगों को जानकारी दी है। क्या किशनगंज में मिनी ईरानी बसते हैं? ईरान में हो रही घटना पर किशनगंज में मातम मनाया जा रहा है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के एक छोटे से शहर तक पहुंच गया है। बिहार के किशनगंज में स्थित मिनी ईरान इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहां रहने वाले शिया समुदाय के लोग खुद को ईरान से गहराई से जुड़ा महसूस करते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई से जुड़ी खबरों के बाद इलाके में मातम जैसा माहौल बताया जा रहा है और लोग भारत सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं पर बिहार के किशनगंज जिला का मोतीबाग करबला इलाका इन दिनों खास चर्चा में है। यहाँ रहने वाले शिया समुदाय के लोग इस इलाके को मिनी ईरान के नाम से जानते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव और फिर ईरान से जुड़ी खबरों ने यहाँ के लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज कई 100 साल पहले ईरान के शिराज क्षेत्र से बाहर आए थे और समय के साथ किशनगंज में बस गए। बुजुर्ग बताते हैं कि मुगल काल के दौरान व्यापार के सिलसिले में उनके पूर्वज किशनगंज पहुंचे और धीरे धीरे यही उनकी अस्थायी बसावट बन गई। जी हाँ, मोतीबाग और करबला इलाके में आज भी ईरानी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। जब कई परिवारों में फारसी भाषा बोली जाती है। मुहर्रम की परंपराएं ईरानी शैली में निभाई जाती है और घरों में पारंपरिक ईरानी व्यंजन बनाए जाते हैं। यही वजह है कि इस इलाके को मिनी ईरान कहा जाता है।
ईरान से जुड़ी हालिया घटनाओं ने यहाँ के लोगों को काफ़ी भावुक कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ईरान की खबरें लगातार टीवी और फिर मोबाइल पर देखी जा रही है और कई घरों में लोग अमन और शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। समुदाय के कुछ लोगों ने भारत सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भारत एक बड़ा और प्रभावशाली देश है, इसलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट और फिर संतुलित रुख रखना चाहिए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। इलाके के लोगों के अनुसार यहाँ रहने वाले परिवार खुद को भारतीय पहचान के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ा मानते हैं। उनका कहना है कि वे भारत के नागरिक हैं, लेकिन ईरान से ऐतिहासिक और फिर सांस्कृतिक संबंध भी रखते हैं। वहीं पर स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर उनके कारोबार पर भी पड़ा है। कई लोग चश्मा, फोटो फ्रेम, कीमती पत्थरों और फिर अन्य वस्तुओं के व्यापार से जुड़े हैं, लेकिन हाल के दिनों में बाजार की गतिविधियां कुछ कम हुई है। फिलहाल किशनगंज का ये इलाका एक बार फिर से चर्चा में है, जहां पर लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को सिर्फ खबर के तौर पर नहीं बल्कि अपने इतिहास और भावनाओं से जुड़े मुद्दों के रूप में देख रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या हो जब आप किसी ट्रेन में सफ़र करते हो और ट्रेन एक स्टेशन में जाकर के रुकते हो और उसके बाद रुक कर ही रह जाते हो, ट्रेन आगे ना बढ़े और कुछ देर बाद खबर आए कि ट्रेन के जो चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, ट्रेन छोड़ करके भाग गए हैं, तो आप कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ट्रेन चालक जो ड्राइवर वो क्यों भागे, क्या कारण रहा होगा। दरअसल ऐसा ही एक मामला किशनगंज जिला के ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। यहाँ पर एक ट्रेन रुकती है और कुछ देर बाद पता चलता है कि ड्राइवर वहां से निकल करके चले गए। जब ड्राइवर से पूछा जाता है कि आप ट्रेन खड़ी करके क्यों भागे, तो ट्रेन ड्राइवर का कहना है कि मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है, 9 घंटे की ड्यूटी है, पूरी हो गई, इसलिए मैं और ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सकता। ट्रेन वहीं पर खड़ी रही। ट्रेन में मौजूद सवार लोग घंटों इंतजार करते रहे ड्राइवर के, लेकिन ड्राइवर नहीं आए। ड्राइवर का कहना है कि मेरी ड्यूटी की टाइम खत्म हो गई है, अब मैं ट्रेन नहीं चला सकता, जब ड्यूटी टाइम होगा तो फिर चलाएंगे। किशनगंज के ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर यह नज़ारा देखने को मिला, जहां पर यात्री काफ़ी परेशान हो गए। जब मालदा से सिलीगुड़ी ये ट्रेन जा रही थी, डेमू ट्रेन करीब 4 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही, 4 घंटे तक। वजह यही है कि लोको पायलट ने अपनी ड्यूटी पूरी होने के बाद ट्रेन चलाने से इनकार कर दिया। अचानक हुई इस स्थिति से सैकड़ों यात्री स्टेशन में फंसे रहे। तो आपको बता दो कि ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब मालदा से सिलीगुड़ी जा रही डेमू ट्रेन संख्या 7519 करीब 4 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही। बताया जा रहा है कि ट्रेन के लोको पायलट ने अपनी ड्यूटी की समय सीमा पूरी होने के बाद ट्रेन को आगे ले जाने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार ट्रेन अपने निर्धारित समय पर मालदा से रवाना हुई थी और दोपहर 2:52 पर ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची। इसी दौरान लोको पायलट ने रेलवे अधिकारियों को बताया है कि उसकी ड्यूटी के 9 घंटे पूरे हो चुके हैं और रेलवे नियमों के अनुसार वह अब ट्रेन आगे नहीं चला सकता। रेलवे नियमों के मुताबिक लोको पायलट को अधिकतम 9 से 10 घंटे की ड्यूटी के बाद अनिवार्य रूप से आराम दिया जाना चाहिए। ये नियम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि थकान की स्थिति में ट्रेन संचालन में से किसी तरह की दुर्घटना की संभावना न रहे। वहीं पर ड्राइवर के इस निर्णय के बाद ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी रह गई 4 घंटे तक। इस दौरान ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री सिलीगुड़ी, किशनगंज और फिर आसपास के इलाके में जाने के लिए इस ट्रेन में सवार थे। एक यात्री राजा पासवान ने बताया है कि उन्हें सिलीगुड़ी जाना था, लेकिन दोपहर 3 बजे से ट्रेन ठाकुरगंज स्टेशन पर खड़ी रही। जब उन्होंने कहा कि शुरुआत में यात्रियों को तकनीकी खराबी की जानकारी दी गई, लेकिन बाद में पता चला है कि ड्राइवर की ड्यूटी खत्म होने के कारण ट्रेन नहीं चल रही है। कई यात्रियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि त्योहार के दिन इस तरह की देरी से उन्हें काफ़ी परेशानी हुई, जब कुछ लोग अपने घर समय पर नहीं पहुंच सके, जबकि कई यात्रियों की आगे की यात्रा भी प्रभावित हुई। दोस्तों, किशनगंज में प्रस्तावित आर्मी कैंप को लेकर के अब स्थानीय लोग और भी चिंतित में हैं। जहां स्थानीय लोग अब हार रहे हैं, ये लड़ाई अब यहाँ के लोग लगभग हार रहे हैं, क्योंकि इनका साथ अब सब छोड़ दिया है। चकोर और नटवापरा और सतबिट्टा के लोग यही बोल रहे हैं कि हमने जिसको अपने रहनुमाई के लिए चुना था, आज वे लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं हमारे सामने में खुल करके हमारे पक्ष में सामने आते हैं? ये क्यों नहीं ये लोग पूरी प्रयास करते हैं? जहाँ 250 एकड़ जमीन चिन्हित होने के बाद ग्रामीणों में डर और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहा है।
किसानों का कहना है कि अगर जमीन अधिग्रहित हुई तो फिर सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे। वहीं पर स्थानीय विधायक और सांसद भी वैकल्पिक जमीन की मांग उठा रहे हैं। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से। आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। जहाँ ग्रामीणों का कहना है कि ये पूरा इलाका घनी आबादी वाला है जहाँ सैकड़ों परिवार रहते हैं। इसके अलावा यहाँ ईदगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान जैसे धार्मिक स्थल भी मौजूद है। ऐसे में ज़मीन अधिग्रहण से लोगों के सामने घर और फिर आजीविका दोनों का संकट खड़ा हो जाएगा। जसदभिट्टा गांव के किसानों का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां इसी ज़मीन पर खेती करती रही है। एक किसान ने बताया है कि ज़मीन उनके लिए सिर्फ खेती का साधन नहीं बल्कि उनकी पहचान और जीवन का आधार है। अगर ज़मीन चली गई तो उनके सामने रहने और रोज़गार दोनों की समस्या खड़ी हो जाएगी। जब गांव की एक बुजुर्ग महिला ने भावुक होकर के कहा कि ईदगाह और कब्रिस्तान जैसी जगहों को कहीं और ले जाना संभव नहीं है। जहाँ वहीं पर ग्रामीणों का कहना है कि वे सेना का सम्मान करते हैं लेकिन आबादी और फिर धार्मिक स्थलों को हटा करके जमीन अधिग्रहण स्वीकार नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हो गए हैं। बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि वे सेना के खिलाफ नहीं है लेकिन चुनी गई जमीन पूरी तरह से आबादी से घिरी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर अधिग्रहण हुआ तो सैकड़ों किसान और गरीब परिवार प्रभावित होंगे। वहीं पर कोचा दमन विधायक सरवर आलम ने भी जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर के वैकल्पिक जमीन की मांग की है। वहीं पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। वहीं पर किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने भी इस मुद्दे को लेकर के लोकसभा में उठाते हुए कहा कि स्थानीय आबादी को उजाड़ना उचित नहीं है। उन्होंने भी सरकार से वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं पर प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जमीन अधिग्रहण फिलहाल प्रारंभिक चरण में है और सर्वे रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है। जहाँ अधिकारियों द्वारा आबादी, धार्मिक स्थलों और फिर वैकल्पिक जमीन की उपलब्धता का अध्ययन किया जा रहा है। दरअसल किशनगंज का इलाका रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये क्षेत्र नेपाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमाओं के करीब है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित है। इसी वजह से यहाँ पर सेना के अस्थायी स्टेशन की जरूरत बताई जा रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर ग्रामीणों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और अंतिम फैसला राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाना बाकी है। अब देखना होगा कि सरकार सुरक्षा जरूरतों और फिर स्थानीय लोगों की चिंताओं के बीच किस तरीके का संतुलन बनाती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों किशनगंज में इन दिनों एक खबर तेजी से फैल रही है कि ईरान इजराइल युद्ध के कारण बहुत जल्द पेट्रोल और डीजल महंगा होने वाला है। यहाँ तक कि पेट्रोल पंपों पर तेल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। जहाँ इस अफवाह के बाद कई जगहों पर लोग घबरा करके अपनी गाड़ियों के टैंक फुल कर रहे हैं। कुछ लोग बोतल और ड्रम लेकर के पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसी स्थिति बनने वाली है? क्या युद्ध का असर इतना जल्दी भारत और खास करके किशनगंज तक पहुंच सकता है? तो आइए इसके बारे में पूरी सच्चाई से आपको बताते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे, उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव का असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल भारत में पेट्रोल डीजल की कमी जैसी कोई स्थिति नहीं है। जहाँ किशनगंज में जो खबर फैलाई जा रही है कि तेल मिलना बंद हो जाएगा या पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे, वो पूरी तरह से अफवाह है। जी हाँ, कोई सच्चाई नहीं इसमें। कुछ पेट्रोल पंप एक दिन के लिए जरूर बंद दिखाई दिए थे, लेकिन इसकी वजह है युद्ध नहीं बल्कि त्यौहार के कारण छुट्टी थी। इसके बावजूद भी अफवाह इतनी तेजी से फैली कि लोग पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें में लग गए। जब ऊर्जा विशेषज्ञों और फिर सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत के पास फिलहाल पर्याप्त तेल भंडार मौजूद हैं। जहाँ यानी कि तेल की कोई कमी नहीं है। रणनीतिक भंडार, रिफाइनरी स्टॉक और बंदरगाहों पर मौजूद कच्चे तेल को मिलाकर के देश के पास करीब 70 से 74 दिनों का तेल बैकअप उपलब्ध है। यानी कि अगर तेल मिल आना बंद हो जाएगा खाड़ी देशों से तो भारत 70 से 74 दिनों तक तेल सप्लाई करता रहेगा। यानी कि भारत में 70 से 74 दिनों तक यूं ही आप गाड़ी चलाते रहेंगे, उसमें कोई भी कमी नहीं आने वाली है। उसके बाद अगर युद्ध लंबी होती है, तेल आना बंद हो जाता है, तब बुरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको बता दूं कि इसके बावजूद भी जमीन के नीचे बहुत बड़ा भंडार है जो विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर जैसे स्थानों पर बनाए गए हैं, जिनमें लाखों टन कच्चा तेल जमा किया गया है। हालांकि ईरान ने हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि उस मिलिट्री मार्ग को बंद करने की धमकी दी है जहां से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई होती है। भारत भी अपने करीब 50% तेल आयात इसी मार्ग से करता है। अगर लंबे समय तक ये रास्ता बंद रहता है तो वैश्विक बाजार में कच्चे
कच्चे तेल की कीमत अब बढ़ सकती है और उसका असर भविष्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत करीब 80 से 83 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है, जो पहले से कुछ ज्यादा है, लेकिन सरकार का कहना है कि अभी आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है और तेल सप्लाई प्रभावित होती है तभी भविष्य में कीमतों पर असर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल किशनगंज में पेट्रोल या डीजल की कमी जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। इसलिए अफवाहों से बचना और घबराहट में जरूरत से ज्यादा तेल खरीदने से परहेज करना ही समझदारी होगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।